Assalamu alaikum and welcome to Relative. I am your instructor Hilal Rahman and you are watching Relative. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जो नए लेक्चर जो है वो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ विच वाज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद रेहान, लेक्चरर ऑफ डव यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी को हम किस तरह से क्रिटिक करते हैं, यानी कि नर्सिंग रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन दोनों का अपना अपना किरदार है जो पेशेंट केयर, हेल्थ केयर सिस्टम और नर्सिंग प्रैक्टिस को समझने में और बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। हर रिसर्च डिज़ाइन के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं जो अलग अलग रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के लिए सुटेबल होते हैं। तो अब चल के बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़, यानी कि हमारे पास दो किस्म की रिसर्च स्टडीज़ है, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च है जो न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करके एनालिसिस करती है। इसमें आप नंबर्स, मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि इसमें पर्सनल फीलिंग या बायसेस का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग यूजिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टडी है जो ड्रग्स के असर को टेस्ट कर रही है तो इसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की मदद से दवाई का जो इम्पैक्ट है वो मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक दवाई को पेशेंट पर टेस्ट कर रहे हैं तो आप उनके टेस्ट रिजल्ट को नंबर के ज़रिए एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च दैट फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना होता है। इसमें आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनके आइडियालॉजीज़ या नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पेशेंट विद क्रोनिक पेन। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टडी जो क्रोनिक पेन के शिकार लोगों के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रही है तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। इसमें आप इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप का इस्तेमाल करके उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनकी पेन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन क्रिटिकिंग रिसर्च। तो जब हम इसको क्रिटिक करते हैं तो हमारे पास क्रिटिक करने के 3 जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास है। उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंड द पर्पस एंड कंटेंट ऑफ दी स्टडीज़, यानी कि पहले आपको रिसर्च को अच्छे से समझना होता है। मतलब आपको रिसर्च का मकसद, ऑब्जेक्टिव्स और जो क्वेश्चन स्टडी में दिए गए हैं उन सबको समझना पड़ता है। अगर आप रिसर्च को अच्छे से समझ नहीं पाए तो आप क्रिटिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एवैल्यूएशन, एसेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी कि जो आप रिसर्च को समझ लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इवालुएट करना पड़ता है। और ये स्टेप ये देखने के लिए ज़रूरी है कि स्टडी की मेथड काफ़ी स्ट्रांग है या नहीं, सैम्पल साइज ठीक है, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस सही तरीके से की गई है और क्या रिज़ल्ट लॉजिकल है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन, डिटरमिन हाउ द स्टडीज़ फाइंडिंग अप्लाई टू नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि आप इवालुएट करें कि ये स्टडी नर्सिंग प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो फाइंडिंग निकाल कर आई है इसका मतलब ये है कि जो फाइंडिंग्स निकल कर आई है उनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर स्टडी में किसी ट्रीटमेंट को इफेक्टिव दिखाया तो नर्सिंग प्रैक्टिस में वो ट्रीटमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिक करते हैं तो उसका फ्रेमवर्क हमारे पास किस तरह से होता है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है या जो डिज़ाइन है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले उसमें है रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। इज़ द क्वेश्चन क्लियर, मेजरेबल एंड रेलेवेंट, यानी कि इसमें क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको देखनी है कि जो रिसर्च क्वेश्चन दिया गया है वो क्लियरली डिफाइंड है और मेजरेबल है। अगर क्वेश्चन वेग या अनक्लियर हो, वेग मीन कंफ्यूज या अनक्लियर हो, तो रिसर्च
रिज़ल्ट भी मीनिंगफुल नहीं हो, तो रिसर्च का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मीनिंगफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो रिसर्च की फील्ड और सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट हो। जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर और एक्सरसाइज के असर को देख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन मस्ट बी फोकस ऑन दी स्पेसिफिक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगला है हमारे पास स्टडी डिज़ाइन। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रिसर्च क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल RCT एंड कोहर्ट, यानी कि जो डिज़ाइन होगा आपके पास नर्सिंग रिसर्च वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। स्टडी डिज़ाइन रिसर्च क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे अगर आपको ड्रग का कोई दवाई या मेडिसिन के असर को इवालुएट करना है तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सबसे सूटेबल डिज़ाइन होगा, और अगर आप किसी पॉपुलेशन के बिहेवियर को स्टडी करना है तो कोहर्ट स्टडी ज़्यादा सूटेबल जो है वो हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल इज़ द सैम्पल साइज एडिक्वेट, इज़ देयर एनी सैम्पलिंग बायस, यानी कि सैंपल में हम साइज़ और बायस जो है वो देखते हैं कि सैंपल का साइज स्टडी के लिए एडिक्वेट होना चाहिए। अगर सैंपल बहुत छोटा होगा तो आपको रिलायबल रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। बायस भी अवॉइड करना पड़ता है, जैसे अगर आप अपने सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया तो स्टडी के रिजल्ट जो है वो बायस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा कलेक्शन। आर द टूल्स वैलिड एंड रिलायबल, हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो टूल्स मतलब यूज़ करते हैं वो वैलिड होने चाहिए, मतलब सही तरीके से मेजर करते हैं और रिलायबल होने चाहिए। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो डिजिटल जो स्फेग्मोमेनोमीटर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो रिलायबल होना चाहिए। अगर कोई पुराना या इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट के ऊपर असर होगा और मे बी के रिज़ल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा एनालिसिस। वर अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज़, फॉर एग्जांपल टी टेस्ट और ची स्क्वायर टेस्ट, यानी कि जो डेटा एनालिसिस के लिए जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ग्रुप के कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप एनोवा टेस्ट बेस्ट चॉइस हो सकता है, और अगर आप दो ग्रुपों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो हमारे पास टी टेस्ट है वो सही रहेगा। तो मतलब कि डेटा एनालिसिस जो है वो भी इंतहाई अहम है। उसके बाद रिजल्ट्स। आर द रिजल्ट्स क्लियर, डू दे अलाइन विद द हाइपोथेसिस, यानी कि रिज़ल्ट को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ये भी देखना है कि रिज़ल्ट हाइपोथेसिस के साथ अलाइन करते हैं या नहीं। अगर हाइपोथेसिस के कंट्ररी रिज़ल्ट आए तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और लास्ट हमारे पास आती है डिस्कशन और कंक्लूजन, यानी डू द कंक्लूजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द रिज़ल्ट, यानी कि स्टडी के रिज़ल्ट से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन RCT इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड हाइजीन इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि अगर आप अपने एक ट्रीटमेंट को इफेक्टिव फॉर एग्जांपल इसका मतलब यह है डिस्कशन और कंक्लूजन का कि स्टडी के रिजल्ट से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपने ट्रीटमेंट को इफेक्टिव दिखाया है तो उसके कंक्लूजन भी वही दिखाने चाहिए। चलते हैं और बात करते हैं एग्जांपल ऑफ क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव स्टडी। एग्जांपल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ब्लड प्रेशर इन एल्डरली पेशेंट हाइपोथेटिकली स्टडी, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल दिया गया है कि एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट है अमंग एल्डर पेशेंट्स। तो ये एक हाइपोथेटिकल जो है स्टडी जो है वो की गई है। इसमें हमारे पास सिंपल साइज एडिक्वेट 200, यानी कि यहाँ पे सिंपल साइज 200 पेशेंट एडिक्वेट है, लेकिन अगर ये सिंपल साइज बहुत छोटा होता तो रिजल्ट रिलायबल यहाँ पे हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट है स्टडी डिज़ाइन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अप्रोप्रिएट, यानी कि रैंडमाइज RCT का यूज़ किया गया है जो कि इस टाइप के रिसर्च के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन BP मेजरिंग यूजिंग डिजिटल स्फेग्मोमेनोमीटर रिलायबल, बड़ा मुश्किल नाम है ये तो। यानी कि जो डेटा कलेक्शन वो ब्लड प्रेशर को डिजिटल स्फेग्मोमेनोमीटर से मेजर किया गया है जो कि रिलायबल है। इसके बाद डेटा को एनालाइज किया गया है, तो डेटा को एनोवा टेस्ट जो है वो यूज़ करके एनालाइज किया गया है। एनोवा यूज टू कंपेयर मीन BP अक्रॉस ग्रुप, एनोवा टेस्ट का यूज़ किया गया है जो कि ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन के लिए बिल्कुल सही है। जैसे हमने ऊपर बात की कि अगर मोर देन 2 लोग ग्रुप्स आ जाए तो फिर हम एनोवा टेस्ट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा जो है बेहतर और सूटेबल जो है रहेगा। इसके बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस
इनोवा, ये तो हो गई। क्रिटिक, वर पोटेंशियल कन्फाउंडर्स लाइक डाइट एंड मेडिकेशन कंट्रोल, वर एथिकल कंसिडरेशन एड्रेस। यानी कि इसमें हम फिर आखिरी में ये देखते हैं कि क्या डाइट और मेडिकेशन जैसे कंपाउंडिंग फैक्टर को कंट्रोल किया गया है। अगर ये कंट्रोल ना हो तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। और इसमें हम एथिकल कंसिडरेशन को भी देखते हैं कि स्टडी में जो एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, ओके, जो स्टडीज़ हुई है उसमें एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है या नहीं, जैसे इन्फॉर्म कंसेंट या पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा गया है या इसमें वो नहीं रखा गया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था क्वांटिटेटिव स्टडी का, कि क्वांटिटेटिव स्टडी हमारे पास किस तरह से होती है। और फिर वो जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर, फ्रेमवर्क हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था, ये उसी फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो है वो हम बात करते हैं। अब रिसर्च में सबसे पहले हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन आता है, इज इट ओपन एंडेड एंड एम्ड एट एक्सप्लोरिंग फिनोमिना। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन, वो ओपन एंडेड होना चाहिए ताकि आप डीप में जाकर फिनोमिना को एक्सप्लोर कर सके। जैसे पेशेंट के एक्सपीरियंसेस पेन मैनेजमेंट के बारे में क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट और ओपन एंडेड है जो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए सही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी डिज़ाइन। तो स्टडी डिज़ाइन इज़ द डिज़ाइन अप्रोप्रिएट इथनोग्राफी और ग्राउंडेड थ्योरी। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में स्टडी डिज़ाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी डिज़ाइन पढ़े थे, उसमें हमने क्वालिटेटिव भी ग्राउंड थ्योरी भी पढ़ी थी और इथनोग्राफी थ्योरी भी पढ़ी थी। तो जब भी हम कोई क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो उसका डिज़ाइन रिसर्च क्वेश्चन के लिए सूटेबल होना चाहिए। अगर आप कल्चर को समझना है तो आपको इथनोग्राफी बेस्ट चॉइस है, और अगर आप थ्योरी डेवलप करनी है तो फिर आपको ग्राउंड थ्योरी बेहतर रहेगी। तो ये डिपेंड करता है जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपने जो डिज़ाइन है वो चूज़ करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग। इज़ परपेसिव सैम्पलिंग यूज्ड वाज सैचुरेशन अचीव्ड। यानी कि पर्पसिव सैम्पलिंग, इसमें आप स्पेसिफिक लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो रिसर्च क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट हो। जैसे अगर आप क्रोनिक पेन के पेशेंट के एक्सपीरियंस स्टडी कर रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों को सैंपल बनाएंगे। और सिचुएशन जो हमारे पास है, ये इंश्योर करना होता है कि जब आपको सेम टाइप के रिस्पॉन्स मिल रहे हो तब सैंपल को रोक देना चाहिए, मतलब सिचुएशन अचीव हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। वर इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स और ऑब्जर्वेशन यूज्ड, आर दे अप्रोप्रिएट। तो डेटा कलेक्शन में हम इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉमन तरीके हैं, इन सबको केयरफुली डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि एक्यूरेट और डीप डेटा कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा एनालिसिस। वाज थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस आर अनदर मेथड यूज, वाज इट अप्रोप्रिएट। यानी कि जो हम एनालिसिस करेंगे, जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद एनालिसिस प्रोसेस जब होगा तो उसमें हम थीमेटिक एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड क्वालिटेटिव डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए सूटेबल होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी वर्क क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड कन्फर्मेबिलिटी एड्रेस। यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ट्रस्ट वर्दीनेस को इंश्योर करना ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी जो है वो एड्रेस करनी होगी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो फाइंडिंग रिसर्चर ने ऑब्टेन की है वो एक्यूरेट और वैलिड है। ये इंश्योर करने के लिए रिसर्चर को अपने पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेना चाहिए और अपने फाइंडिंग को वैलिडेट करने के लिए पीर रिव्यूज़ का भी सहारा लेना चाहिए। तो ये क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये एस्पेक्ट ये इंश्योर करता है कि जो फाइंडिंग एक कंटेक्स्ट में वैलिड है वो दूसरे कंटेक्स्ट में भी अप्लाई की जा सकती है। इसलिए रिसर्चर को अपनी स्टडी का कंटेक्स्ट अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है ताकि दूसरे रिसर्चर से ट्रांसफ़र कर सके। डिपेंडेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि अगर दूसरा रिसर्चर वही स्टडी रिपीट करे तो उन्हें सिमिलर फाइंडिंग मिलनी चाहिए। ये डिपेंडेबिलिटी तब आती है जब रिसर्च प्रोसेस को क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जाए और स्टडी के मेथडोलॉजी को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। और कन्फर्मेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि जो फाइंडिंग रिसर्चर ने रिपोर्ट की है वो उनके पर्सनल बायसेस से फ्री है और डेटा के रियल रिफ्लेक्शन है। ये रिसर्चर की रिफ्लेक्सिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, जहां वो अपने बायसेस को समझता है और डेटा एनालिसिस में उन्हें इफेक्ट नहीं होने देता। तो जो रिसर्चर है वो इन चार चीज़ों को भी एड्रेस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन और कंक्लूजन। डू द कंक्लूजन रिफ्लेक्ट द डेटा।
यानी कि जब कंक्लूजन डेटा के साथ मैच करते हैं तब ही वो वैलिड और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर कंक्लूजन डेटा से मैच नहीं करते तो वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में कंक्लूजन को अपने डेटा के कंटेक्स्ट में रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चल के देखते हैं, टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक नहीं, एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकिंग क्वालिटेटिव स्टडी, यानी कि जो ऊपर हमने फ्रेमवर्क पढ़ा उसी के ऊपर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंसेस ऑफ केयर गिवर ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया हाइपोथेटिकल स्टडीज़, यानी कि जो डिमेंशिया के साथ पेशेंट है उसको जब केयर दे रहा था उसकी एक्सपीरियंस के बारे में जो है ये एग्जांपल दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो है स्टडी डिज़ाइन, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है कि रिसर्चर ने केयर गिवर के लिव्ड एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश की है। ये अप्रोच उन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए होती है। इस स्टडी में केयर गिवर के एक्सपीरियंस को समझना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, यानी इस स्टडी में फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ किया गया है जो केयर गिवर के लिव्ड एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करता है। सैम्पल साइज को हम देखें तो 15 केयर गिवर इंटरव्यू पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी कि स्टडी पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ किया गया है जिसमें स्पेसिफिकली उन केयर गिवर को चूज़ किया गया है जो डिमेंशिया पेशेंट का ध्यान रखते थे। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब है रिसर्चर ने स्पेसिफिकली उन केयर गिवर को सेलेक्ट किया जो डिमेंशिया पेशेंट के केयर कर रहे हैं। ये सैम्पल साइज 15 केयर गिवर का है और जो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैम्पल साइज भी मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो हमारे पास दे सकता है। फिर डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन में सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ अप्रोप्रिएट, यानी कि डेटा कलेक्शन के लिए सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू का इस्तेमाल किया गया है जो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत मुनासिब तरीका है। तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में रिसर्च के पास एक फ्रेमवर्क होता है लेकिन पार्टिसिपेंट को अपना जवाब देने की आज़ादी होती है। ये मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि ये पार्टिसिपेंट के व्यूज़ को डीपली समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई की थीम्स, यानी कि डेटा एनालिसिस में थीमेटिक एनालिसिस का यूज़ किया गया है ताकि की थीम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। थीमेटिक एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड है जिसमें रिसर्चर डेटा से मेजर थीम्स या पैटर्न निकालता है। इसमें डेटा के अंदर मौजूद कॉमन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे केयर गिवर के एक्सपीरियंस और उनमें कॉमन इमोशंस और स्ट्रगल्स। इसके बाद हमारे पास है डेटा एनालिसिस तो हमारा हो गया। वह है क्रिटिक ऑफ द स्टडी, डिड द रिसर्चर अचीव्ड डेटा सेचुरेशन, क्या रिसर्चर ने डेटा सेचुरेशन अचीव किया है। अगर डेटा सेचुरेशन नहीं है तो इससे रिसर्च की वैलिडिटी इफेक्ट हो सकती है। यानी डेटा सेचुरेशन का मतलब है कि जब रिसर्च को लगता है कि उनको नए इंसाइट्स नहीं मिल रहे, नई मालूमात नहीं आ रही और डेटा एक ही तरह से रिपीट हो रहा है। अगर रिसर्च ने सेचुरेशन अचीव नहीं किया तो स्टडी के रिजल्ट इनकम्प्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड द रिसर्च इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि रिसर्च ने क्रेडिबिलिटी और रिफ्लेक्सिविटी कैसे इंश्योर की। ये दोनों एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है ताकि फाइंडिंग का रिलायबिलिटी इंप्रूव हो सके। यानी क्रिएटिबिलिटी का मतलब है कि रिसर्चर ने अपनी फाइंडिंग को वैलिडेट करने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं जैसे पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेना या पीर रिव्यू करवाना। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि रिसर्च अपनी पर्सनल बायसेस और पर्सपेक्टिव को समझता है और उन्हें डेटा एनालाइज पे इफेक्ट होने से रोकता है। तो ये थी हमारे पास एक एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन की। तो अब बात करते हैं की डिफरेंस इन क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव स्टडीज़, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज़ में हमारे पास जो अहम डिफरेंसेस है वो क्या है, तो वो नीचे पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिज़ाइन है डेट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी और न्यूमेरिकल एनालिसिस पर फोकस होता है। ये रिसर्च लार्ज सैम्पल्स और स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मेन फोकस डेटा को ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट करना होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। इसमें लार्ज सैम्पल साइज और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ होता है जो रिजल्ट को जनरलाइज करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ड्रग के इफेक्ट को इवालुएट कर रहे हैं तो आप लार्ज सैम्पल साइज और स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। जैसे आप रिकवरी रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करेंगे। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है, यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप चाहते हैं जो रिज़ल्ट आपने पाए हैं वो लार्जर पॉपुलेशन तक अप्लाई हो सके।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन डेप्थ मीनिंग एंड कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस ह्यूमन एक्सपीरियंस के डेप्थ मीनिंग और कंटेक्स्ट पर होता है। इसमें रिसर्चर को पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को डीपली समझना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड फोकसेस ऑन डेप्थ मीनिंग और कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ये सब्जेक्टिव होती है, और इसमें रिसर्चर को पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को समझने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी का जो यूज़ है वो करना पड़ता है। इसमें हमारे पास डाटा कलेक्शन और एनालिसिस आती है कि डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा और उसको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। तो डेटा हमारे पास इंटरव्यू, फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट किया जाता है और थीमेटिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं ताकि रिक्यूरिंग थीम्स या पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके। और इस गोल ये होता है कि आप एक्सपीरियंसेस, बिलीफ, परसेप्शन को समझ सके ताकि किसी चीज़ का क्यों और कैसे होना होता है, ना कि सिर्फ क्या होता है। क्वालिटेटिव एग्जांपल एक्सप्लोरिंग पेशेंट इमोशनल रिकवरी एंड रिकवरी पोस्ट सर्जरी, यानी फॉर एग्जांपल कि सर्जरी के बाद इमोशनल रिकवरी को एक्सप्लोर करना। अगर आप सर्जरी के बाद पेशेंट के इमोशनल रिकवरी को समझना चाहते हैं तो आप क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे इंटरव्यूज या केस स्टडी, जिसमें आप उनके इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ की डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड टॉक अबाउट द कॉमन एरर्स इन रिसर्च स्टडीज़। तो हमारे पास जो रिसर्च स्टडी के कुछ कॉमन एरर्स है उस पर बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव में स्मॉल सैम्पल साइज, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एंड मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, यानी कि स्मॉल सैम्पल साइज़। क्वांटिटेटिव स्टडी में अगर सैम्पल साइज़ बहुत छोटा हो तो रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होता। छोटा सैम्पल साइज़ फाइंडिंग को जनरलाइज करने में मुश्किलात पैदा करता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो फैक्टर होते हैं जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन आपने उनको कंट्रोल नहीं किया। जैसे आप अगर ड्रग के इफेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं और आप डाइट, एज, मेडिकेशन जैसे फैक्टर को इग्नोर करते हैं तो रिजल्ट बायस्ड हो सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल टेस्ट का गलत इस्तेमाल, यानी कि मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अगर आप अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट का गलत इस्तेमाल किया हो तो आप गलत कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर आप टी टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जब ची स्क्वायर टेस्ट चाहिए तो आप गलत रिज़ल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। अब क्वालिटेटिव में बात करते हैं कि कौन से हमारे पास कॉमन एरर्स है। तो लैक ऑफ डेटा सेचुरेशन, वीक थीमेटिक एनालिसिस, पुअर पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, यानी लैक ऑफ डेटा सेचुरेशन का मतलब है जब आपको लगता है कि डेटा से कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नई चीज़ जो है वो नहीं मिल रही और डेटा बार बार जो है वही रिपीट हो रहा है। तो अगर रिसर्च ने डेटा सेचुरेशन अचीव नहीं किया तो स्टडी उसकी इनकम्प्लीट है। वीक थीमेटिक एनालिसिस का मतलब है कि अगर थीम को आइडेंटिफाई करते वक्त उसको वीक एनालाइज किया जाए तो फाइंडिंग अनरिलायबल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है पुअर पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, इसका मतलब ये है अगर आप पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन ठीक से नहीं किया गया हो तो आपके रिजल्ट बायस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इमोशनल रिकवरी स्टडी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वो पेशेंट सेलेक्ट किए हैं जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपका स्टडी पूरा पिक्चर नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनएक्यूरेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो आपके पास कंक्लूजन है वो इनएक्यूरेट आएगा क्योंकि आप जो डेटा है उसको अगर आप गलत इंटरप्रेट करोगे तो आपके पास लाजमी बात है कि जो डेटा होगा वो फिर आपके पास इनएक्यूरेट ही आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यूजिंग रिसर्च क्रिटिक इन नर्सिंग प्रैक्टिस के यूजिंग रिसर्च क्रिटिक इन नर्सिंग प्रैक्टिस के जो रिसर्च क्रिटिक हम करते हैं उसको हम नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, व्हाई इट मैटर्स, और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। सो इसमें सबसे पहले है इन्फॉर्म पेशेंट केयर स्ट्रेटजीज़, यानी कि पेशेंट केयर स्ट्रेटजीज़ को इन्फॉर्म करना। रिसर्च क्रिटिक आपको पेशेंट केयर स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने में मदद देती है। अगर आप रिसर्च को समझकर अपने प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं तो आप अपने पेशेंट को बेहतर केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी रिसर्च क्रिटिक्स क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इनकरेज करती है। जब आप रिसर्च को क्रिटिक करते हैं तो आप अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी रिसर्च को इवॉल्वेट करते वक्त आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं जो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करते हैं। इससे आपके डिसीजन रिसर्च और फैक्ट पर बेस्ड हो, मतलब कहने का ये है कि जो आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं और जो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करते हैं तो इससे आपके डिसीजन रिसर्च और फैक्ट
फैक्ट बेस होते हैं जो बेहतर आउटकम जो है वो लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इवॉल्वेटिंग रिसर्च बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स। यानी अगर आप नए क्लिनिकल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले आपको उन प्रोटोकॉल के लिए रेलेवेंट रिसर्च को इवॉल्वेट करना होगा, और ये इंश्योर करेगा कि जो प्रोटोकॉल आपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इफेक्टिव और पेशेंट फ्रेंडली हो। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि हाउ टू क्रिटिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी को फोकस किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेप्थ और मीनिंग को समझा जाता है। और रिसर्च क्रिटिक से आप अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, बेटर पेशेंट केयर स्ट्रेटजीज और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करते हैं, उसको शामिल करते हैं, तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को भी अपडेट कर सकते हैं और अपने पेशेंट को बेहतर केयर जो है वो दे सकते हैं। और आखिर में अगर मैं ये कहूँ कि बाय मीन्स ऑफ क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव research you may update yourself, update your knowledge and update your learning skills। तो ये गलत नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लेके, या किसी को कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लेके, और हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों को जहाँ समझ नहीं आई हो वहाँ पे हम आप लोगों की रहनुमाई करें, आप लोगों को गाइड करें और आप लोगों को समझाएं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे हम इन सारे लेक्चर्स के MCQs जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। परसों से जो है वो MCQs का सिलसिला भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू हो जाएगा, जो हम फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारे फेसबुक पेज पे भी जाए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको फॉलो करें, और हमारे साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में रहे थ्रू सोशल मीडिया के जितने भी अच्छे कंटेंट हम बनाए वो आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाए, ना सिर्फ एग्जामिनेशन की डेज में बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।